कहानी का ये 11वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। दूसरे दिन पूनम ऑफिस गई तो परिणीता को देखकर अपने मन में सोचने लगी कि कितनी तकलीफें और कितना दुख सहा है उसने। अपनी इस छोटी सी जिंदगी में क्या कुछ नहीं सहा उसने। अपमान, जिल्लत और बदनामी, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आज भी कितनी हिम्मत और हौसले के साथ अपनी जिंदगी की उलझनों का सामना कर रही है। न कोई सहारा और ना किसी का साथ, अकेली इस बेरहम दुनिया का मुकाबला कर रही है। वो जानती है कि उसकी इस सफर की कोई मंजिल नहीं, फिर भी इन अनजान राहों पर वो चले जा रही है बिना किसी अंजाम की परवाह किए। माना कि विराट सर ने परिणीता के साथ बहुत गलत किया है और परिणीता उनके साथ जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, मगर ये भी तो एक सच्चाई है कि विराट सर परिणीता से बेहद प्यार करते हैं और उसे अपनाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो किसी लड़की के साथ गलत करके उस लड़की की सूरत भी याद नहीं रखते जिसकी वो पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुके होते हैं, मगर विराट सर अपने किए पर पछता रहे हैं। 7 साल तक वो परिणीता को ढूंढते रहे, 7 साल तक वो सिर्फ और सिर्फ परिणीता की यादों में ही जीते रहे। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए उनके प्यार का। और फिर परिणीता को भी तो किसी का प्यार चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। कैसे अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारेगी। और युवराज को भी तो उसके पापा चाहिए। कब तक परिणीता उसे झूठे दिलासे देती रहेगी। एक दिन तो उसे युवराज को बताना ही पड़ेगा कि उसके पापा कौन है। क्या बात है पूनम, कहाँ खोई हुई हो? परिणीता की आवाज ने उसे उसकी सोचों से बाहर निकाला तो पूनम हड़बड़ाकर बोली, नहीं, कहीं नहीं, मैं कहाँ खाऊंगी। तुम बताओ, तुम कैसी हो और युवराज कैसा है? परिणीता बोली, युवराज, उसकी तो पूछ ही मत। आजकल बड़ी सियानी बातें करने लगा है, जैसे अचानक ही 5 साल और बड़ा हो गया हो वो। पूनम चौंक कर बोली, अच्छा, ऐसा क्या किया उसने? परिणीता एक नोट पर मिस्टेक्स चेक कर रही थी। एक मिस्टेक को अंडरलाइन करते हुए बोली, पता है आजकल वो बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगा है। पहले तो हर वक्त मुझसे जिद करके अपने साथ खेलने को कहता था, खाने की नई नई फरमाइशें करता था, घर में हर वक्त मुझे परेशान करता था। मैं यहाँ पूरे दिन काम करके थक जाती थी, इसलिए जब वो ज्यादा तंग करता था तो कभी कभी मैं उसे डांट भी देती थी, मगर अब वो ऐसा कुछ नहीं करता जिससे मुझे परेशानी हो। पूनम बोली, तो ये तो अच्छी बात है ना, बच्चा बड़ा हो रहा है, नहीं इसीलिए मम्मा को परेशान नहीं करता। परिणीता बोली, नहीं पूनम, ये ठीक नहीं है। उम्र से पहले बच्चों का बड़ा हो जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी शरारतें, उसकी जिद, उसका रूठना और मेरा उसे मनाना, यही तो प्यार है। वो जब मुझसे कुछ स्पेशल खाने को कहता है तो मेरी भूख भी भर जाती है। जब वो अपने साथ खेलने की जिद करता है तो मेरे पूरे दिन की थकान उतर जाती है। और जब वो अपनी कोई बात मनवाने के लिए मुझसे रूठ जाता है तो उसे मनाते हुए लगता है कि मेरा बचपन लौट आया। कहते हुए परिणीता युवराज की शरारतों में खो गई, मगर फिर अचानक वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मगर अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, न मुझसे जिद करता है, न कुछ खाने की फरमाइश करता है और न ही अपनी शरारतों से मुझे परेशान करता है। पता है पूनम, अब वो मेरी हर बात मान जाता है। जो खाने को दूं चुपचाप खा लेता है, अपनी हर चीज अपनी जगह पर रखता है, अपना होमवर्क भी वक्त पर कर लेता है। पूनम, मेरे युवराज को कुछ हो गया है, ये मेरा युवराज है ही नहीं। पूनम मुंह बनाकर बोली, अरे कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो, ये युवराज नहीं तो और कौन है? अरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो नई नई बातें सीखते हैं, शायद उसे स्कूल से कोई नया लेसन मिला हो जो वो ऐसे बिहेव कर रहा है। बच्चे स्कूल में सीखने ही तो जाते हैं ना, तो युवराज भी अच्छा बर्ताव करना सीख रहा है। परिणीता चिढ़कर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए ऐसा अच्छा बर्ताव करने वाला युवराज। मुझे तो वो मेरा नटखट नोटी युवराज ही अच्छा लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे किशन कन्हैया नटखट थे। पूनम अपने सर पर हाथ रखकर बोली, हे भगवान, इन माओं को समझना बहुत मुश्किल है। कभी तो ये बच्चों की शरारतों से परेशान होती हैं, तो कभी इस बात से परेशान होती हैं कि उनका बच्चा शरारतें नहीं कर रहा। भगवान ही समझे इन माओं के मन को। परिणीता भी मुंह बनाकर बोली, जब तू माँ बन जाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि कैसे एक माँ की सारी दुनिया उसके बच्चे के आस पास ही सिमट कर रह जाती है। परिणीता की बात सुनकर पूनम खामोश हो गई, फिर थोड़ी देर रुक कर बोली, परिणीता, एक बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं। कौन सी बात? पता है कल मुझे मेरे घर तक कौन छोड़ कर आया था?
परिणीता असमंजस से बोली। कौन? हमारे बॉस विराट सर। परिणीता हैरानी से बोली। क्या? क्यों छोड़कर आए वो तुम्हें? मैं बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी कि अचानक सर की गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई और मुझे लिफ्ट ऑफर की। परिणीता बोली। और तुमने लिफ्ट ले ली? अरे, जब बॉस सामने से लिफ्ट दे रहा है तो कौन मना करेगा? और फिर हमारे बॉस तो कितने अच्छे हैं। पूनम विराट की तारीफें करती रही और परिणीता विराट के बारे में सोचती रही कि आखिर विराट क्या चाहता है। उसने बेवजह तो पूनम को लिफ्ट नहीं दी होगी। फिर उसे याद आया कि ऐसे ही उसने एक दिन परिणीता को भी लिफ्ट दी थी और वो भी ऐसे ही उसकी तारीफों के पुल बांधा करती थी। फिर अचानक उसका माथा ठनका और एक भयानक सा विचार उसके दिमाग में कौंध गया। परिणीता एकदम घबराकर पूनम से बोली। नहीं पूनम, तुम मुझसे दूर रहो वरना वो तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। पूनम बोली। परिणीता क्या हुआ तुम्हें? कौन मुझे बर्बाद कर देगा? परिणीता बोली। वो दरअसल मैं कहना चाहती थी कि इन अमीर लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये किसी के सगे नहीं होते। इनकी मीठी मीठी बातें कब जहर बनकर तुम्हें डस लेंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये तुम क्या कह रही हो परिणीता? हर कोई ऐसा नहीं होता। और फिर सर ने ऐसी कोई बात नहीं की। पता है उन्होंने मेरे बारे में पूछा, फिर तुम्हारे बारे में पूछा। क्या मेरे बारे में? पूनम बोली। हाँ, तुम्हारे बारे में, युवराज के बारे में। अचानक परिणीता एकदम से खड़ी हो गई। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। फिर वो कहीं जाने लगी। पूनम बोली। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? परिणीता बोली। कहीं नहीं, बस जरा किसी को थैंक्स बोलने जा रही थी। पूनम चौंक कर बोली। थैंक्स? किसे और क्यों? आकर बताती हूँ, कहकर परिणीता चली गई और पूनम उसे जाते हुए हैरानी से देखती रही। परिणीता सीधे विराट के केबिन में गई। विराट अभी कुछ देर पहले ही अपने केबिन में आकर बैठा था। मैनेजर अंदर उसके साथ था। वो उसे आज की डिटेल्स दे रहा था। परिणीता गुस्से से केबिन का दरवाजा नॉक किए बिना ही अंदर चली गई। अचानक उसे इस तरह अंदर देखकर वो दोनों ही चौंक गए। मैनेजर बोला। परिणीता, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि बॉस के केबिन में दरवाजा नॉक करके आया जाता है? परिणीता बोली। सॉरी सर। फिर वो विराट की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली। मगर मुझे बॉस से कुछ बात करनी है। परिणीता, तुम्हें? मैनेजर ने कुछ कहना चाहा मगर विराट उसकी बात बीच में काट कर बोला। इट्स ओके, आप अभी जाइए, बाकी की डिस्कस हम बाद में करेंगे। मैनेजर को परिणीता के लिए विराट का उसे जाने के लिए कहना अच्छा नहीं लगा। और फिर परिणीता को विराट से क्या बात करनी है, वो भी इतने गुस्से से? सोचता हुआ मैनेजर परिणीता को घूरता हुआ केबिन से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद विराट परिणीता से बोला। ये क्या बदतमीजी है परिणीता? ये कौन सा तरीका है अपने बॉस के केबिन में आने का? परिणीता बोली। तुम क्या कर रहे हो? अब कौन सा नया खेल खेलना चाहते हो? विराट की कुछ समझ में नहीं आया। वो बोला। क्या मतलब? भोले मत बनो, एकदम से चीख पड़ी परिणीता। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम कुछ भी बिना किसी मतलब के नहीं करते। मगर इस बार तुम्हारा कोई खेल सफल नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तो तुम सफल हो गए, मगर मैं तुम्हें पूनम की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। विराट उसकी तरफ नासमझी से देखकर बोला। परिणीता, ये क्या कह रही हो तुम? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सब समझते हो, बस हमें ना समझते हो। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, पूनम से दूर रहना, उसकी तरफ अपनी बुरी नजर मत डालना। वो अपने परिवार का इकलौता सहारा है। उसके परिवार को उसकी जरूरत है। अगर तुमने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की तो सच कहती हूँ, जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें। विराट चौंक कर बोला। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? जो मुंह में आया बके जा रही हो। हम क्यों पूनम के साथ कुछ करेंगे? तुम हमारे बारे में इतना घटिया सोचती हो। ये कहने से अच्छा तो यही होता कि तुम हमारी जान ही ले लेती। नाटक मत करो। अब तुम्हारे किसी नाटक का असर मुझ पर नहीं होने वाला। अचानक विराट अपनी चेयर से उठा और उसने परिणीता को पकड़कर दीवार से सटा लिया। परिणीता ने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की मगर विराट की पकड़ मजबूत थी। तो परिणीता ने गुस्से से घूरकर विराट को देखा। आज विराट की आंखों में भी गुस्सा था। परिणीता ने आज पहली बार विराट को इतने गुस्से में देखा था। परिणीता विराट से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। ये क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो मुझे वरना मैं शोर मचाऊंगी। विराट उसकी आंखों में देखकर बोला। मचाओ शोर? क्या कहोगे कि हमने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? फिर क्या होगा परिणीता? परिणीता बोली। फिर लोग तुम पर थूकेंगे। तुम्हारी ये सारी झूठी शान मिट्टी में मिल जाएगी।
विराट बोला, अगर ऐसा हो गया तो क्या उससे तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी? फिर माफ कर सकोगी हमें? परिणीता बोली, तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ करूं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? विराट बोला, फर्क पड़ता है क्योंकि क्योंकि हम प्यार करते हैं तुमसे, और तुम्हारी ये नफरत हमें तड़पा रही है। हम जानते हैं कि चैन तो तुम्हें भी नहीं है, तुम भी इस नफरत में खुद को जला रही हो। परिणीता, क्या हम सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकते? प्लीज परिणीता, भूल जाओ सब कुछ और हमारे साथ चलो। दादी माँ सालों से अपनी बहू और पोते का इंतजार कर रही हैं। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं परिणीता, जिंदगी में फिर कभी तुम्हें कोई दुख नहीं देंगे, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस एक बार हमें माफ कर दो। परिणीता बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो? किस हक से? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? विराट उसकी आंखों में देख कर बोला, अपने बेटे की माँ के हक से। तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं? परिणीता गुस्से में बोली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे को अपना बेटा मत कहो। वो मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा, परिणीता का बेटा, समझे तुम? विराट उसके करीब आकर बोला। और परिणीता किसकी है? मैं। विराट के कहने से पहले ही परिणीता ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे पीछे धकेल दिया और फुंकारती हुई बोली, ख्वाबों में जीना छोड़ दो मिस्टर राठौड़, क्योंकि तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला। परिणीता ना कभी तुम्हारी थी और ना कभी हो सकती है। विराट तड़प कर बोला, क्यों क्यों नहीं परिणीता? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें हमारा प्यार अपनाने में? तुम ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं हो तो फिर क्यों तुम ऐसी जिंदगी जी रही हो? ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर मुझे तुमने ही किया है। विराट बोला, और अब हम ही तुम्हें एक खुशियों भरी जिंदगी देना चाहते हैं। परिणीता, हमें बताओ कि हम ऐसा क्या करें जिससे तुम हमें माफ कर सको? परिणीता बोली, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। परिणीता, विराट ने कुछ कहना चाहा, मगर परिणीता विराट की कोई बात सुने बिना केबिन से बाहर निकल गई। विराट उसे जाते हुए देखकर दुखी मन से बोला, काश कि हम तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर पाते, लेकिन अपने बेटे को हम ऐसी जिंदगी जीने के लिए नहीं छोड़ सकते, और ना तुम्हें ऐसे बेरंग से जिंदगी जीने दे सकते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी तुम्हें हमारी शक्ल तो देखनी पड़ेगी। एक दिन विराट ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा परिणीता बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। गर्मी के मौसम में सुबह के वक्त ही धूप बहुत तेज थी। परिणीता बार बार अपने चेहरे से पसीना साफ कर रही थी। परिणीता को ऐसे तेज धूप में खड़े होकर गर्मी सहते देखकर विराट को अपनी गाड़ी का ऐसे देखकर खुद पर गुस्सा आ गया कि वो खुद तो अपनी जिंदगी बड़े ऐशो आराम से बिता रहा है, मगर उसका प्यार जिसे वो अपनी जान से भी बढ़कर चाहता है, वो इस तेज धूप में अपनी जिंदगी झुलसा रही है। ये देखकर विराट ने अपनी गाड़ी का एसी बंद कर दिया। फिर उसने देखा कि परिणीता के पीछे खड़ा एक आदमी उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। वो सिगरेट की कश लेकर बार बार उसका धुआं जानबूझकर परिणीता के चेहरे के ऊपर फेंक रहा था, जिससे परिणीता को परेशानी हो रही थी। बस पर चढ़ने वालों की लाइन लगी थी, इसलिए वो वहां से हट भी नहीं सकती थी। अगर वो हट गई तो उसे बस में आसानी से चढ़ने को नहीं मिलेगा। उस आदमी की बदतमीजी देखकर विराट से रहा नहीं गया। वो अपनी गाड़ी परिणीता के पास ले गया और उसके पास गाड़ी खड़ी करके उससे बोला, गुड मॉर्निंग परिणीता, कैसी हो? परिणीता से बात करते हुए उसने उस आदमी को घूर कर देखा तो वो आदमी थोड़ा पीछे हट गया। विराट को एकदम से ऐसे अपने पास गाड़ी रोकने से परिणीता को गुस्सा तो बहुत आया, मगर अपने आसपास लोगों का ख्याल करके वो मुस्कुराकर बोली, सर आप यहाँ कैसे? परिणीता को अपने साथ ऐसे अच्छे से बात करते देखकर विराट थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने इधर उधर देखा कि शायद परिणीता किसी और से बात कर रही है। फिर उसने अपनी तरफ इशारा करके उससे पूछा तो परिणीता ने फिर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं विराट सर? ओह हाँ, हम ऑफिस जा रहे थे, तुम्हें यहाँ खड़े देखा तो रुक गए। तुम भी ऑफिस से जा रही हो ना? परिणीता अपने दांतों को पीसते हुए बोली, जी हाँ सर। वो बोला, तो आओ गाड़ी में बैठो, हम दोनों साथ ही ऑफिस चलते हैं। परिणीता बोली, थैंक यू सर, मगर मैं बस में चली जाऊंगी। परिणीता, हम दोनों एक ही ऑफिस जा रहे हैं तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। नहीं सर, मेरी बस आने वाली है, मैं उससे चली जाऊंगी, और वैसे भी गाड़ियों में घूमना मैं बरसों पहले ही छोड़ चुकी हूँ। अब मुझे सिर्फ बस में घूमने की आदत है। विराट बोला, मगर परिणीता आप जाइए सर, यहाँ और भी लोग खड़े हैं, खामखा सबके सामने तमाशा मत बनाइए।
विराट समझ गया कि परिणीता उसकी बात नहीं मानेगी, तो वो वहां से गाड़ी आगे ले गया। थोड़ी देर में बस आ गई। वहां खड़े बाकी लोगों के साथ परिणीता भी बस में चढ़ गई। बस में चढ़ने के साथ उसने देखा कि बस में चढ़ने वालों में विराट भी था। विराट तो अपने जीवन में पहली बार बस से सफर कर रहा था। उसने तो बचपन से ही कीमती गाड़ियों में सफर किया था। विराट को बस में देखकर परिणीता हैरान होकर उससे बोली, तुम बस में क्या कर रहे हो? विराट मुस्कुराकर बोला, तुम हमारी गाड़ी में नहीं बैठ सकती तो क्या, हम तो बस में बैठ सकते हैं ना? परिणीता बोली, और तुम्हारी गाड़ी? विराट बोला, नथिंग वरी, कार हमारा ड्राइवर आकर ले जाएगा। परिणीता बोली, क्या तुम्हें पता भी है कि बस में टिकट लेना पड़ता है? यहाँ तुम्हारा क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा। विराट कुछ कहता, इतने में बस कंडक्टर टिकट लेने आ गया। परिणीता ने अपने लिए टिकट लिया तो विराट बस कंडक्टर से बोला, हम भी इनके साथ हैं तो हमारी भी टिकट इनको ही दे देना। परिणीता विराट को घूर कर बोली, क्यों? मैं क्यों तुम्हारी टिकट लूं? मैंने तुमसे बोला था क्या बस में चढ़ने के लिए? विराट मुंह बनाकर बोला, कम ऑन परिणीता, अब ऐसा भी क्या गुस्सा? फिर वो कंडक्टर से बोला, अब क्या करें, जब बीवे नाराज हो जाती हैं तो इन्हें मनाना कितना मुश्किल हो जाता है। परिणीता चौंक कर बोली, हैं? क्या कहा? बीवी? मैं तुम्हारी? विराट बोला, अरे तुम भी ना परिणीता। फिर विराट कंडक्टर से बोला, देखा आपने कितना गुस्सा है इसमें। फिर कंडक्टर के थोड़ा पास जाकर उसके कान में बोला, वो क्या है ना, हम ना हमारी शादी की एनिवर्सरी भूल गए, बस इसी बात पर नाराज है। फिर वो परिणीता के कान में बोला, परिणीता चुपचाप हमारा टिकट ले लो, नहीं तो हम कंडक्टर को और भी हमारी शादी की कहानियां बता सकते हैं। फिर हमें मत बोलना कि पहले नहीं बताया। परिणीता मुंह बनाकर बोली, तुम? परिणीता ने उसे गुस्से से घूरते हुए और कुछ कहना चाहा, मगर उससे पहले विराट कंडक्टर से बोल पड़ा, अब देखिए ना कंडक्टर साहब, इतनी सी बात पर ये हमें अपना पति तक मानने से इनकार कर रही है। कंडक्टर बोला, अरे बहन जी माफ कर दो ना बेचारे को, गलती तो सबसे होती है। परिणीता कंडक्टर को घूर कर बोली, देखिए ये कोई मेरे पतिवती नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानती कि ये कौन है। विराट मुंह पर हाथ रख कर नाटक करता हुआ बोला, हाँ परिणीता ये क्या कह रही हो तुम हमें नहीं जानती। फिर विराट अपना माथा पीटने के अंदाज से माथे पर हाथ रख के बोला, हे भगवान, ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए। विराट के इस नाटक से परिणीता इतना परेशान हो गई कि कंडक्टर को पैसे देकर बोली, ठीक है ये लो पैसे और इनका टिकट भी काट दो। फिर वो विराट से बोली, और खबरदार अगर तुमने कुछ और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विराट बोला सा चेहरा बनाकर बोला, ओके। बस में काफी भीड़ थी, जिस कारण उन्हें सीट पर बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो वो भी और बाकी लोगों के साथ खड़े थे। भीड़ होने के कारण लोगों की एक दूसरे से टक्कर लग रही थी। जब भी बस को ब्रेक लगती तो सब खड़े हुए लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। ऐसे में विराट परिणीता के इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा बनाकर उसे लोगों की टक्कर से बचाने की कोशिश कर रहा था। परिणीता हर रोज बस में आती जाती थी, ये सब उसके लिए रोज का सिलसिला था और परिणीता को अब ये सब सहने की आदत पड़ चुकी थी। आखिर वो किस किस का विरोध करेगी, किस किस से लड़ेगी। अब जब उसे अकेले ही जीना है तो उसे लोगों की इन बुराइयों को नजरअंदाज करके ही जीना होगा। मगर आज जब विराट ऐसे लोगों के आगे उसकी ढाल बन रहा था तो ना जाने क्यों उसे उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उसे दुनिया की बुरी नजरों से बचाएगा। विराट परिणीता को भीड़ के धक्कों से बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो आदमी जो सड़क पर खड़ा परिणीता को परेशान कर रहा था, वो आदमी किसी न किसी बहाने से परिणीता को छूने की कोशिश कर रहा था। विराट जब उसके आगे परिणीता के पास खड़ा होता तो वो धक्का लगाने के बहाने से दूसरी तरफ से परिणीता के पास आकर उसे छूने की कोशिश करता। जब उसकी हरकतें रुकी नहीं तो विराट को उस आदमी के लिए अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा, तो वो उस आदमी से बोल पड़ा, भाई साहब आप जरा दूर हटकर खड़े होंगे। आदमी बोला, क्यों, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? विराट बोला, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर बहुत देर से आपकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। बहुत देर से हम आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं। वह आदमी बोला, तो तेरे को क्या तकलीफ हो रही है, तेरी बहन लगती है क्या? विराट गुस्से में बोला, हमारे तो नहीं, मगर आज से ये तेरी बहन जरूर लगती है। आदमी तेज में आते हुए बोला, ए
बस तेरे बाप की है क्या? अगर ऐसा ही है तो अपने घर में संभाल कर रखना था ना इसे, बाहर क्यों निकालते हो? विराट को अब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर दे मारा। उस आदमी के होंठ से खून निकलने लगा। विराट का घूंसा खाकर वो सीट पर बैठे लोगों पर गिर गया। दूसरे लोग भी उसकी गलत हरकतों को देख रहे थे तो वो लोग भी उसे पकड़कर पीटने लगे। फिर कंडक्टर ने उस आदमी को बस से नीचे उतार दिया। परिणीता बोली, इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? विराट बोला, तमाशा? पंडिता, वो आदमी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। ये सब देखकर हम चुप कैसे रहते? हमारी आंखों के सामने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे, ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तुम कैसे बर्दाश्त करती हो ये सब? परिणीता बोली, मैंने बर्दाश्त करना सीख लिया है। मेरे लिए अब ऐसी बातें आम हो चुकी हैं। मैं हर किसी से लड़ नहीं सकती। ऐसे लोगों को नजरअंदाज करने में ही भलाई है। विराट हैरानी से बोला, यकीन नहीं होता परिणीता, ये तुम कह रही हो? कैसे सह सकती हो तुम ये सब? सहना पड़ता है। जब हम दूसरों को बदल ना सकें तो खुद को बदलना पड़ता है। तो क्या बस में हर रोज यही सब होता है तुम्हारे साथ? अक्सर होता है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, शायद हर उस औरत के साथ जो हर रोज बस में काम के लिए जाती है। आज तुमने उसे रोक लिया, मगर कल फिर कोई ऐसा ही दूसरा होगा। तुम हर किसी को मारोगे क्या? हाँ, हम हर उस इंसान को मारेंगे जो तुम्हें परेशान करेगा। तुमने बर्दाश्त करने की आदत डाल ली है पंडिता, मगर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं सह सकते हम कि किसी के हाथ भी तुम्हें बुरी नियत से छुएं। हम तोड़ देंगे उन हाथों को जो तुम्हें छूने की कोशिश करेंगे। किसी को भी हक नहीं है कि वो तुम पर बुरी नजर डाले। परिणीता ने हैरानी से विराट को देखा। उसकी आंखों में उसके लिए फिक्र थी, वो फिक्र जो किसी अपने को अपने के लिए होती है। अगली सुबह परिणीता ने युवराज को तैयार करके रिक्शे में स्कूल भेज दिया। फिर जल्दी जल्दी घर के बाकी काम निपटाकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। जब वो अपने घर से कुछ दूर चलकर सड़क पर आई तो ठीक उसके घर की गली के सामने की सड़क पर एक बस खड़ी नजर आई। वो थोड़ा पास गई तो बस की एक खिड़की में से उसे पूनम इशारे से बुला रही थी। पूनम बोली, परिणीता आजा, आजा जल्दी से बैठ जा बस में। परिणीता हैरानी से बोली, अरे पूनम, ये सब क्या है? किसकी है ये बस? पूनम बोली, अपनी ही समझ, तू बैठ तो सही, फिर बताती हूँ। परिणीता बस में चढ़कर पूनम के साथ बैठ गई। परिणीता बोली, अब बताइए ये सब क्या है? क्या माजरा है ये? पूनम बोली, ये बस ऑफिस की तरफ से वहाँ सारे काम करने वाले लोगों के लिए लगाई गई है। आज से ये बस हमें सुबह ऑफिस लेकर जाएगी और शाम को हमें हमारे घर छोड़ने आएगी, बिल्कुल फ्री। है ना मजे की बात? अब हमें रोज बसों में धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। सच में परिणीता, कितने अच्छे हैं ना हमारे ये नए बॉस। कितना ख्याल रखते हैं अपने एम्प्लॉयज का। कौन सोचता है इतना किसी के लिए? लोग तो अपने एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी भी रो रो कर देते हैं, मगर इन्होंने हमारी सहूलियत के लिए बस लगवा दी। वाह वाह विराट सर, यू आर टू गुड। पूनम विराट की तारीफें करती रही और परिणीता सोच रही थी कि शायद कल उसने बस में जो कुछ देखा उसकी वजह से ही उसे सबके लिए ये बस लगाने का आइडिया सूझा होगा। मगर क्यों? आखिर उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? वो चाहता क्या है? कहीं फिर से वो कोई नया चाल तो नहीं बुन रहा? अब मैं उसके किसी चाल में नहीं फंसने वाली। जैसे ही मेरे नोटिस का वक्त खत्म होगा मैं नौकरी और शहर छोड़ दूंगी और इस बार ऐसी जगह जाऊंगी जहां वो जिंदगी भर हमें ढूंढ नहीं पाएगा। विराट युवराज से परिणीता से छुप छुप कर मिलता रहा। युवराज को भी विराट से मिलना अच्छा लगता था, इसीलिए उसने परिणीता को विराट से अपने मिलने की बात छुपा ली। विराट उसे अपने साथ घुमाता और उसके पसंद की चीजें खिलाता। फिर परिणीता को पता ना चले इसलिए उसे वक्त पर उसके घर छोड़ देता। मगर परिणीता को युवराज का व्यवहार बदला हुआ सा लग रहा था। वो अब उससे ना घुमाने ले जाने की जिद करता था और ना उससे कुछ अलग खाने की फरमाइश करता था। जो वो खाने को देती वो चुपचाप खा लेता। अब वो अपनी शरारतों से परिणीता को परेशान भी नहीं करता था। परिणीता उसका ये बदला व्यवहार देखकर हैरान भी थी और परेशान भी। फिर उसे लगा कि शायद वो उससे नाराज है। उसने विराट के खिलौने उसे लौटा दिए थे और उससे मिलने से मना कर दिया था, इसलिए वो इस तरह से परिणीता को अपना गुस्सा दिखा रहा है। इसलिए वो आज हाफ डे लेकर ऑफिस से जल्दी आ गई अपने रूठे बेटे को मनाने। उसने सोचा था कि आज वो युवराज को बाहर घुमाने ले जाएगी और आज उसे घर का खाना नहीं, बाहर से उसकी पसंद का खाना खिलाएगी। आज वो दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। आज वो युवराज की हर शिकायत मिटा देगी
और अपने रूठे बेटे को मना लेगी। मगर काफी वक्त बीत गया, युवराज नहीं आया तो उसने अपने मकान मालिक के फोन से रिक्शे वाले को फोन करके पूछा, तो उसने उसे बता दिया कि आजकल युवराज अपने एक अंकल के साथ जाता है। परिणीता को ये समझते देर नहीं लगी कि वो अंकल कौन होगा। परिणीता बेचैनी से युवराज के लौटने का इंतजार करने लगी। उसे विराट से ज्यादा युवराज पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने उससे अपने विराट से मिलने की बात छुपाई। उसके मना करने के बावजूद भी वो विराट से मिलता रहा, आखिर क्यों? परिणीता को अचानक ध्यान आया कि आजकल विराट भी दोपहर के बाद ऑफिस से गायब हो जाता है, तो इसका मतलब वो उस वक्त युवराज से मिलने जाता है। परिणीता को चिंता होने लगी कि युवराज परिणीता से दूर और विराट के करीब जा रहा है। तभी तो जिस युवराज ने आज तक उससे कभी झूठ नहीं बोला, वो अचानक विराट के साथ मिलकर अपनी माँ से झूठ बोलने लगा था। विराट की संगत में युवराज बिगड़ रहा है। परिणीता को परेशानी भी हो रही थी और दुख भी। इसके साथ ही एक अनजाना सा डर भी उसे सताने लगा था कि कहीं उसकी ममता विराट की दौलत से ना हट जाए, कहीं विराट उससे उसका बेटा छीन डाले। अगर ऐसा हो गया तो वो क्या करेगी? वो युवराज के लिए तो जी रही है, अगर उसके पास वो ना रहा तो वो कैसे जी पाएगी? युवराज के बिना तो उसकी जिंदगी बेकार है। काफी इंतजार के बाद युवराज विराट की गाड़ी में उसके साथ घर आया। युवराज विराट का हाथ पकड़कर उछल उछल कर चल रहा था। वो विराट के साथ बहुत खुश नजर आ रहा था। दोनों जब घर के पास आए तो दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही परिणीता को देखकर चौंक गए। सामने परिणीता को देखकर दोनों के बढ़ते कदम रुक गए। दोनों ने प्रश्न भरी नजर से एक दूसरे को देखा। परिणीता को देखकर विराट भी थोड़ा घबरा गया और युवराज डर गया। परिणीता ने पहले क्रोध भरी नजर से विराट को देखा, फिर युवराज को। परिणीता का गुस्सा देखकर युवराज ने विराट का हाथ छोड़ दिया। परिणीता युवराज को गुस्से से घूरते हुए बोली, तो आजकल ये सीख रहे हो तुम? क्या तुम्हारे स्कूल में यही सिखाया जाता है, अपनी माँ से झूठ बोलना और उसे धोखा देना? विराट बोला, परिणीता प्लीज तुम युवराज पर गुस्सा मत करो, वो तो। विराट ने परिणीता से कुछ कहना चाहा तो परिणीता ने अपना हाथ दिखाकर उसे चुप रहने को कहा और बोली, मिस्टर राठौड़ साहब, मैं आपसे नहीं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तो मेहरबानी करके आप माँ बेटे के बीच आने की कोशिश मत कीजिए। फिर युवराज की तरफ देखकर बोली, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ युवराज, अपनी माँ से झूठ बोलकर पराए लोगों के साथ ये खेल कब से खेल रहे हो? तुम्हें इतनी भी फिक्र नहीं हुई कि अगर मुझे पता चल गया तो क्या होगा? युवराज ने सहमी सी नजर से परिणीता को देखा, फिर विराट को देखा तो परिणीता को और भी गुस्सा आ गया। वो लगभग चीखते हुए बोली, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ युवराज, जवाब दो मुझे। विराट बोला, परिणीता प्लीज, बच्चा है डर जाएगा, तुम्हारा गुस्सा देखकर पहले ही सहम गया वो। मगर विराट की बात को अनसुना करके परिणीता युवराज के पास आते हुए बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रही हूँ? इतने ढीठ हो गए हो तुम कि अपनी माँ की बात को भी अनसुना कर रहे हो? परिणीता को इतना गुस्सा आ रहा था कि गुस्से से उसने युवराज को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। मगर इससे पहले कि वो युवराज को थप्पड़ मारती, विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर युवराज डर कर विराट के पीछे छुप गया। वो इतना डर गया था कि डर के मारे कांपने लगा और विराट की टांगों से लिपट गया। विराट ने उसका डर महसूस किया तो वो प्यार से युवराज से बोला, युवराज बेटा आप अंदर जाइए। युवराज ने सहमी सी नजर परिणीता पर डाली जो अभी भी गुस्से से युवराज को घूर रही थी। फिर उसने विराट को देखा तो विराट मुस्कुराकर उससे प्यार से बोला, जाइए बेटा, मम्मा कुछ नहीं कहेंगी, हम हैं ना। परिणीता ने गुस्से और हैरत से विराट को देखा तो विराट मुस्कुराकर बोला, आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है बेटा, आप अंदर जाकर बैठिए, मम्मा थोड़ी देर में आपके पास आकर आपसे प्यार करेंगी। सहमा सा युवराज धीरे धीरे कदम उठाता हुआ अंदर चला गया। उसके जाने के बाद विराट परिणीता का हाथ छोड़कर बोला, ये क्या कर रही थी तुम? अपने बेटे को मारने जा रही थी? इतने छोटे बच्चे पर हाथ उठाने को तुम्हारा मन कैसे कर गया? परिणीता गुस्से में बोली, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, तुम जिम्मेदार हो इस सब के। मैंने अपने जिस बेटे को कभी ऊंची आवाज में डांटा भी नहीं, आज उसे मारने के लिए मैंने उस पर हाथ उठा दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। विराट बोला, तो फिर हम पर गुस्सा करो ना, तुम्हारी नाराजगी हमसे है तो हम पर अपना गुस्सा निकालो। बेचारे उस नन्हे से बच्चे को अपने गुस्से का शिकार क्यों बना रही हो? हमसे कहो ना जो कहना है, हमें तो आदत है तुम्हारा गुस्सा सहने की। बकवास बंद करो, आखिर तुम
चाहते क्या हो? तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम युवराज से क्यों मिलते हो? तुम्हारी संगत में मेरा बेटा झूठ भी बोलना सीख गया। जो कभी मेरा कहा नहीं मोड़ता था, वो आज मुझे धोखा देना सीख गया। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा गलत बातें सीख रहा है। विराट बोला, हमारी वजह से नहीं परिणीता, शायद इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। जब तुम गुस्से में होती हो तो किसी की कोई बात नहीं सुनती हो। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता परिणीता। गुस्से में इंसान के सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। तुमने देखा ना युवराज, तुम्हारे गुस्से को देखकर कितना डर गया, एकदम सहम गया वो मासूम सा बच्चा। मगर अपनी जिद और अकड़ के आगे तुम्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। परिणीता बोली, जब से तुम मेरी जिंदगी में लौटे हो, मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। अच्छी खासी मैं अपने बेटे के साथ खुशी से जी रही थी। तुमने फिर से मेरी जिंदगी में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया है। दूर क्यों नहीं चले जाते मेरी जिंदगी से? परिणीता, तुम्हें किस बात का गुस्सा है? इसीलिए कि युवराज तुमसे झूठ बोलकर हमसे मिलता है, या इस बात पर कि युवराज को हमसे मिलना अच्छा लगता है, वो हमारे साथ खुश रहता है? परिणीता गुस्से में बोली, तुम उसे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि उस पर थोड़े से पैसे लुटाकर तुम उसे मेरे खिलाफ कर दोगे, छीन कर ले जाओगे उसे मुझसे? परिणीता, तुम हमें गलत समझ रही हो। हमने पहले भी तुमसे कहा था कि हम तुमसे युवराज को छीनने नहीं आए हैं। हम बस उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं। उसका बाप होने के नाते इतना हक तो है ना हमें। परिणीता बोली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। उसे अपना बेटा कहना बंद करो। तुम्हारे कह देने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। वो हमारा बेटा है। इस सच्चाई को न दुनिया का कोई कानून बदल सकता है और ना भगवान ही बदल सकता है। इस सच्चाई को तो तुम्हें कबूल करना ही होगा। इसलिए कहते हैं परिणीता, अपने व्यवहार को थोड़ा बदलो। युवराज अभी बच्चा है, बहुत छोटा है अभी वो। उसमें तुम्हारे इस गुस्से को समझने की समझ नहीं है और ना वो तुम्हारी नफरत को समझ सकता है। अगर तुम इसी तरह से उससे बर्ताव करती रही, उस पर ऐसे ही गुस्सा करती रही, तो वो तुमसे डरने लगेगा और डरकर तुमसे दूर भागने लगेगा। और हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि वो तुमसे डरे। तुमने देखा ना, तुम्हें गुस्से में देखकर कितना सहम गया था वो। तुमसे डरकर हमसे लिपट गया था। परिणीता विराट की बात अधूरी छोड़कर अंदर जाने लगी तो विराट उसका हाथ पकड़कर थोड़े कड़क स्वर में बोला, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई और हमारी पूरी बात सुने बिना तुम जा नहीं सकती। परिणीता गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोली तो विराट उसके आगे खड़ा होकर बोला, जरा सोचो परिणीता, जिस भगवान को तुम मानती हो उस भगवान के इशारे को समझो। जिसके नाम से भी तुम इतनी नफरत करती हो, उसी से तुम्हारा बेटा प्यार करता है, तरस रहा है वो अपने पापा से मिलने को। क्या तुम्हारी जिद अपने बेटे की खुशी से भी बढ़कर है? जिस बेटे से तुम इतना प्यार करती हो, क्या उसकी खुशी के लिए तुम अपनी इस नफरत को मिटा नहीं सकती? क्या तुम्हें अपनी ये नफरत अपने बेटे की हसरतों से भी ज्यादा प्यारी है? परिणीता उसे घूर कर बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? परिणीता, हमारे लिए नहीं, सिर्फ हमारे युवराज के लिए, उसकी खुशी के लिए भूल जाओ वो सब। माफ कर दो हमें और चलो हमारे साथ। परिणीता बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो, मगर तुम्हारा ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। बरसों पहले भी तुम्हारी यही चाहत थी और आज भी तुम्हारी वही चाहत है। ये पछतावा, ये माफी सब ढोंग है। असल मकसद तो तुम्हारा आज भी मुझे हासिल करना है, क्योंकि हारना पसंद नहीं है ना तुम्हें। हमेशा जीतना चाहते हो तो फिर एक मामूली सी लड़की से हार कैसे बर्दाश्त होती तुमसे? जब मुझसे तुम्हारी जीतने की हर कोशिश हार गई तो अब मेरे बेटे को इस्तेमाल करना चाहते हो। मगर मिस्टर विराट सिंह राठौड़, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा तुम्हारे इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। तुम पहले भी हारे थे, तुम अब भी हारोगे। परिणीता की बात सुनकर भी विराट शांति से बोला, जीतना हमारे बाएं हाथ का खेल है परिणीता। विराट न कभी हारा था और न कभी हारेगा। तुम किस हार की बात कर रही हो परिणीता? हमारी जीत तो तुम अपने साथ लेकर घूम रही हो। हमारा बेटा, हमारा अंश, जिसे तुमने जन्म दिया है, वो हमारी जीत है। तुम्हारे दिल में उसके लिए जो प्यार है वो हमारी जीत है। युवराज की वजह से हमारे बीच जो रिश्ता है वो है हमारी जीत। तुम कितना भी हमसे दूर चली जाओ परिणीता, मगर हमारे बीच युवराज नाम की ये जो डोर बंधी है ये हमेशा हमें जोड़ कर रखेगी। तुम हमसे दूर जाकर भी कभी हमसे दूर नहीं जा पाओगी। यही है हमारी जीत। परिणीता बोली, मगर तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे। तुम्हारी असली जीत की ट्रॉफी तो मैं हूं ना। नहीं परिणीता,
तुम हमारी जीत की ट्रॉफी नहीं हो, तुम तो हमारी जिंदगी हो, हमारी खुशी हो, हमारी चाहत हो, हमारा प्यार हो तुम। परिणीता, इतना प्यार तो शायद हमने कभी अपने आप से भी नहीं किया जितना तुमसे किया है। परिणीता बोली, झूठ। जो तुमने मेरे साथ किया उसे कभी प्यार नहीं कहा जा सकता। पछता रहे हैं उसके लिए, पल पल मर रहे हैं अपनी उस एक पल की गलती के लिए। न मर पा रहे और न चैन से जी पा रहे। परिणीता, प्लीज हमें समझने की कोशिश करो। हम कभी तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहते थे। जो भी हुआ वो हमारा एक पागलपन था, एक जुनून था, जिसके लिए हमने खुद को कभी माफ नहीं किया। तुम्हारा पछतावा मुझे मेरी वो खुशी नहीं लौटा सकता जो मुझसे छिन गई है। तुम उन आंसू की कीमत नहीं चुका सकते जो मैंने बहाए हैं। मेरी जिल्लत, मेरे अपमान का कर्ज नहीं उतार सकते। फिर अचानक उसने विराट को गिरबान से पकड़ लिया और बोली, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया विराट? मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था, भगवान से भी बढ़कर तुम पर विश्वास किया था, अपने दिल की हर बात तुम्हें बताई, और तुमने तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझे जिंदगी भर के आंसू दे दिए। क्यों विराट, क्यों? विराट बोला, हम जानते हैं परिणीता, हमने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। प्लीज हमें माफ कर दो। माफ कर दूं तुम्हें? माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? क्यों माफ कर दूं? मैंने तब तुम्हारे आगे मिन्नतें की थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी तुम्हारे सामने, मगर तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई। एक पल के लिए तुमने नहीं सोचा कि तुम सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं, मेरी आत्मा को भी कुचल रहे हो। तो अब मुझसे किस माफी की उम्मीद कर रहे हो तुम? नहीं विराट, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम्हें माफ करने का मतलब होगा तुम जैसे लोगों को बढ़ावा देना जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी लड़की की पूरी जिंदगी उजाड़ देते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ विराट, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। विराट मायूस होकर बोला, ठीक है परिणीता, अभी हम चलते हैं, मगर हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। आइंदा से मेरे बेटे से मिलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विराट जाने के लिए मुड़ा तो परिणीता उसके पीछे से बोली, तो विराट ने पलटकर परिणीता को देखा। वो आगे बोली, मेरे बेटे को बहकाने की कोशिश मत करो, दूर रहो उससे। वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। वो हमारा क्या लगता है ये साबित करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आज हम उससे उसके पापा के दोस्त बनकर मिलते हैं तो भी वो कितना खुश है। जरा सोचो, अगर हमने उसे ये बता दिया कि हम ही उसके पापा हैं तो क्या होगा? शायद वो तुम्हें छोड़कर हमारे पास चला आए। ऐसा हो सकता है ना परिणीता? शायद तुम इसी बात से डर रही हो। परिणीता बोली, और अगर मैंने उसे ये बता दिया कि तुमने मेरे साथ क्या किया है तो वो तुमसे प्यार नहीं नफरत करेगा। मेरी नफरत को हवा मत दो विराट, जिसे मैं सिर्फ अपने बेटे की खातिर अपने सीने में दबाकर बैठी हूँ। उसे भड़काने की कोशिश मत करो। दूर चले जाओ हमारी जिंदगी से। मैं भूल जाऊंगी कि तुम कभी मेरी जिंदगी में आए थे, और तुम भी भूल जाओ कि तुम परिणीता नाम की किसी लड़की को जानते थे। विराट एक गहरी सांस लेकर बोला, काश हम ऐसा कर पाते। तुम्हें भूल पाना हमारे बस में नहीं है परिणीता। काश ये बात तुम समझ पाते। लेकिन जहां तक युवराज का सवाल है तो ठीक है, हम आज के बाद उससे नहीं मिलेंगे, सिर्फ तुम्हारी खातिर, क्योंकि अब हम तुम्हें और दुख नहीं देना चाहते। हम वादा करते हैं तुमसे कि जब तक तुम नहीं चाहोगी हम उससे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे गुस्से या जिद के कारण हमारे बेटे के चेहरे पर जरा सी भी उदासी आई तो हम उसे बता देंगे कि हम उसके कौन हैं। परिणीता बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने बेटे की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुमसे टकराना पड़ा तो तुमसे टकरा भी सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे के पापा से उसे तुम मिलाओ, बेटे और बाप का परिचय तुम करवाओ। इतना कहकर विराट जाने के लिए मुड़ा, मगर फिर कुछ सोचकर रुका और पीछे मुड़कर बोला, जाने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। प्लीज परिणीता, युवराज से सख्ती से पेश मत आना, गुस्से में भी कभी उस पर हाथ मत उठाना, अंदर जाकर उसे प्यार से गले लगा लेना। कहकर विराट चला गया। उसके जाने के बाद परिणीता अंदर युवराज के पास गई। युवराज सहमा सा बिस्तर पर बैठा था। परिणीता को देखकर वो खड़ा हो गया और सहमी सी नजर से उसे देखने लगा। युवराज को देखकर परिणीता मुस्कुराई, फिर प्यार से अपनी बाहें उसकी ओर फैला दी, मगर युवराज उसके पास नहीं आया और रोने लगा। तो परिणीता ने अपने दोनों कान पकड़कर उसे सॉरी कहा। फिर भी वो उसके पास नहीं आया तो परिणीता उसके पास जाकर उससे बोली, बहुत नाराज हो? अपनी मम्मा को माफ नहीं करोगे? सॉरी बेटा, आपने अपनी मम्मा से झूठ बोला था ना, इसलिए मम्मा को गुस्सा आ गया था। प्लीज मम्मा को माफ कर दो प्लीज। युवराज परिणीता से लिपट गया। परिणीता ने उसे प्यार से अपनी बाहों में कस लिया।
विराट अपने केबिन में बैठा एक फाइल देख रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। तो फाइल पर नजर गड़ाए विराट बोला, यस कम इन। तो कुछ लोग अंदर आए। विराट ने दरवाजे की तरफ देखा तो हैरान रह गया। ऑफिस का पूरा स्टाफ अंदर आ चुका था। उन्हें देखकर विराट कुर्सी से उठकर उनकी तरफ आते हुए बोला, क्या बात है, आप सब लोग एक साथ यहाँ कैसे? क्या हुआ भाई? कहीं स्ट्राइक वगैरह का इरादा तो नहीं है ना? पूनम आगे आकर बोली, नहीं सर, हम तो सारे मिलकर आपको मुबारकबाद देने आए हैं। मुबारकबाद? किस बात की मुबारकबाद? उनमें से एक और बोला, सर हमें पता चल चुका है कि आज आपका बर्थडे है, तो हम सब आपको बर्थडे विश करने आए हैं। उनकी बात सुनकर अचानक विराट उदास हो गया। उसने उन सबके बीच खड़ी परिणीता की तरफ हैरानी से देखा तो विराट की तरफ देखकर उसने अपनी नजरें झुका ली। विराट बोला, लेकिन आप लोग ये सब? पूनम बोली, सर अब आपका परिवार तो यहाँ है नहीं, तो हमने सोचा कि कम से कम हम आपको आपके जन्मदिन की मुबारकबाद तो दे ही सकते हैं। विराट बोला, जी शुक्रिया, मगर सब लोग विराट की बात को अनसुनी करके आपस में खुसर फुसर करने लगे। कुछ देर तक आपस में कुछ सलाह करने के बाद पूनम एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता लेकर परिणीता को देते हुए बोली, परिणीता तुम हम सब की तरफ से ये बुके सर को दे दो। परिणीता बोली, मैं? मगर मैं क्यों? पूनम बोली, वो इसलिए कि जब पहले दिन सर ऑफिस में आए थे तो उस दिन तुम ऑफिस नहीं आई थी, इसलिए तुम आज उन्हें ये बुके देकर उस दिन की कमी पूरी कर लो। परिणीता बोली, मगर मैं नहीं। पूनम बीच में ही बोली, परिणीता अब नखरे मत करो, ये पकड़ो और जाओ। पूनम ने जबरदस्ती गुलदस्ता परिणीता के हाथ में पकड़ा दिया। सबके सामने मजबूर होकर परिणीता को गुलदस्ता लेकर विराट के पास जाना पड़ा। परिणीता फूलों का गुलदस्ता लेकर विराट के पास आ रही थी और विराट उसे उदास नजरों से देख रहा था। विराट को गुलदस्ता देते हुए परिणीता बोली, जन्मदिन मुबारक हो सर। विराट ने बेहद उदास नजर से परिणीता को देखा। परिणीता ने भी बेचैन सी नजर उस पर डाली। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर अचानक बरसों पुराने उस दिन की याद उन दोनों की नजर के आगे घूमने लगी। 7 साल पहले उस दिन भी विराट का जन्मदिन था और परिणीता एक बहुत खूबसूरत फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता विराट के लिए लेकर आई थी। जब विराट ऑफिस आया तो वो जल्दी से विराट के केबिन में उसे वो गुलदस्ता मुबारकबाद के साथ देने गई। विराट का मूड आज पहले ही कुछ ठीक नहीं था। आज उसने परिणीता की गुड मॉर्निंग का जवाब तक नहीं दिया था। फिर भी परिणीता उसे बर्थडे विश करने उसके केबिन में गई। उसने सोचा कि खूबसूरत फूलों को देखकर उसका मूड ठीक हो जाएगा। ये सोचकर वो उसके पास गई। तब उसके साथ उसके केबिन में उसका मैनेजर भी था। परिणीता एकदम से अंदर जाकर फूलों का गुलदस्ता उसके आगे करके मुस्कुराकर बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। विराट ने चौंक कर परिणीता की तरफ देखा, फिर फूलों के गुलदस्ते को देखा, फिर बिना उससे कुछ बोले अपनी कुर्सी से उठकर केबिन से बाहर निकल गया। विराट के इस बर्ताव से परिणीता को बहुत दुख हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसके बर्थडे विश करने पर विराट ने उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। उसने मैनेजर से पूछा, ये विराट सर को क्या हुआ? सर मैंने तो उन्हें बर्थडे विश किया था, तो वो ऐसे चले क्यों गए? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैनेजर बोला, गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती। शुक्र है उन्होंने तुमसे कुछ कहा नहीं, चुपचाप उठकर चले गए। कोई और होता तो शायद अब तक वो अपनी नौकरी खो चुका होता। परिणीता बोली, मगर क्यों सर? मैनेजर बोला, दरअसल सर अपना बर्थडे कभी नहीं मनाते। कोई ने बर्थडे विश करे ये भी उन्हें पसंद नहीं, इसलिए इस ऑफिस में कोई ने बर्थडे विश नहीं करता। वो तो अपने बर्थडे पर ऑफिस भी नहीं आते, अपने कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। ये तो एक जरूरी मीटिंग के लिए उन्हें आज आना पड़ा। परिणीता बोली, मगर वो अपना बर्थडे क्यों नहीं मनाते? अपने बर्थडे की खुशी तो हर किसी को होती है, तो फिर सर क्यों इस खुशी को नहीं मनाते? मैनेजर बोला, क्योंकि उनके जन्मदिन के दिन ही उनकी माँ की मौत हुई थी। इतना कहकर मैनेजर भी केबिन से बाहर चला गया। विराट ऑफिस से बाहर आकर ऑफिस के गार्डन में आकर नीचे घास पर बैठा अपने सामने न जाने किस तरफ उदास और सूनी आंखों से देख रहा था। तभी अचानक धीरे से उसके पास कोई आकर बैठ गया। विराट ने गर्दन घुमाकर देखा, वो परिणीता थी। उसकी तरफ देखकर विराट फिर से सामने देखने लगा। परिणीता बोली, बहुत नाराज है ना मुझसे सर? आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप। विराट बोला, इट्स ओके परिणीता,
तुम्हारी गलती नहीं है। इस दिन हम जब भी घर से बाहर आते हैं तो कोई ना कोई हमें याद दिला ही देता है कि आज के ही दिन हमारी वजह से हमारी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई थी। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी इस दिन से दूर भाग लें, मगर हम इस दिन से पीछा नहीं छुड़ा पाते। फिर वो अचानक परिणीता की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़कर उसने बोला, हम क्या करें परिणीता, कैसे इस दिन से पीछा छुड़ाएं? कैसे हम इस दिन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाएं? क्या तुम्हें कोई तरीका पता है जिससे आज की तारीख हमारी जिंदगी के कैलेंडर से हमेशा के लिए मिट जाए, या फिर हम उस दिन को हमेशा के लिए भूल जाएं? परिणीता बोली, मगर सर आप इस दिन को क्यों भूलना चाहते हैं? आज के दिन आपकी माँ आपको जन्म देकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई, तो इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो अपनी माँ को नहीं मारा, वो तो भगवान की मर्जी थी। अब भगवान की मर्जी को कोई टाल तो नहीं सकता है ना, तो फिर आप अपने आप को कसूरवार क्यों समझते हैं? विराट बोला, ये तुम सोचती हो परिणीता, मगर हमारे पापा सर ने ऐसा नहीं सोचा था। फिर विराट ने परिणीता को अपने जन्म से जुड़ी हर बात बता दी। माँ ने हमें इस दुनिया में लाने के लिए अपनी जान दे दी, मगर बाबा सर ने इसके लिए हमें कभी माफ नहीं किया। वो जिंदगी भर हमसे नफरत करते रहे, हम तरसते रहे उनके प्यार के लिए, मगर अपने जीते जी उन्होंने हमारी तरफ देखा तक नहीं। अब तुम ही बताओ, हम क्यों ना अपने आप को कसूरवार माने? परिणीता कुछ नहीं बोली, बस सोचती रही। विराट फिर बोला, चुप क्यों हो परिणीता, जवाब दो। परिणीता बोली, सर आपके बाबा साहब के बारे में मैं नहीं जानती, मगर हाँ आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती थी और आपको उनके प्यार का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। विराट बोला, अपमान? कैसा अपमान? ये अपमान नहीं तो और क्या है सर? आपकी माँ ने आपको जीवन देने के लिए अपनी जिंदगी दे दी। वो चाहती तो अपनी जिंदगी को बचा सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जरा सोचिए सर, उन 9 महीनों के बारे में जब उन्होंने पल पल आपके आने का इंतजार किया होगा, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि वही दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है, मगर फिर भी उनको आपका इंतजार होगा। जब भी दुआ की होगी, आपकी सलामती की दुआ ही मांगी होगी, अपनी जिंदगी के लिए नहीं। सर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उनके इस जज्बे की कदर करनी चाहिए? उनके दिल में आपके लिए बेपनाह प्यार था, इतना प्यार कि उन्हें अपनी जिंदगी भी तुच्छ लगी। आपको तो अपने आप से प्यार करना चाहिए कि आप अपनी माँ के लिए उनकी एक अनमोल धरोहर हैं। सर छोटा मुंह बड़ी बात, मगर आज का दिन आपकी माँ के लिए खुशी का वो दिन था जिसका उन्हें कई सालों से इंतजार था, मगर आप इस दिन को मनुष्यत का नाम देकर अपनी माँ की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी कुर्बानी का अपमान कर रहे हैं। विराट परिणीता को हैरानी से देख रहा था। इससे पहले आज तक उससे किसी ने ऐसी बातें नहीं की थी। परिणीता ने विराट को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देखा तो वो घबरा गई। उसे लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा बोल गई है। फिर वो थोड़ी सकुचाई सी हालत में बोली, आई एम सॉरी सर, अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गई हूँ तो मैं चलती हूँ सर। कहकर वो उठकर खड़ी हो गई और जाने लगी, मगर विराट ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे देखकर बोला, क्या सचमुच हमें ऐसे देखकर माँ को तकलीफ होती होगी? क्या सचमुच हम माँ की कुर्बानी का अपमान कर रहे हैं? सर अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर मेरे नज़रिए से आपको इस दिन के लिए उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी माँ ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि आप अपने आप को बेवजह सज़ा देते रहें। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो आपको आज का दिन खुशी से मनाना चाहिए, जैसा कि वो चाहती होंगी। यही तो उनके लिए आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी सर। विराट भी उठकर खड़ा हो गया और परिणीता की आंखों में देखकर बोला, तो तुम्हें लगता है कि हमें अपना बर्थडे मनाना चाहिए? जी सर, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर आप नहीं चाहते तो फिर जैसा आप ठीक समझे। विराट बोला, तो ऐसा है, तो फिर तो हमारा बर्थडे गिफ्ट भी बनता है। परिणीता बोली, सर गिफ्ट तो मैं नहीं लाई। अच्छा है जो नहीं लाई, अब मैं खुद मांग सकता हूँ तुमसे अपनी पसंद की गिफ्ट। परिणीता बोली, अपने पसंद की? वो क्या सर? विराट बोला, एक वादा कि तुम हमारे हर जन्मदिन पर हमारे साथ रहोगी और हमें सबसे पहले बर्थडे विश करोगी। परिणीता ने मुस्कुराकर कहा, वादा सर, मैं हर साल आपको सबसे पहले बर्थडे विश करूंगी। विराट बोला, भूल तो नहीं जाओगी? परिणीता बोली, बिल्कुल नहीं सर। सोच लो, क्योंकि जिस साल तुम हमारे साथ नहीं होंगी उस साल हम अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर बर्थडे विश के इस गाने से
परिणीता और विराट की तंद्रा भंग हुई और वो हड़बड़ाकर वर्तमान में लौटे। विराट ने परिणीता के हाथ से फूलों का गुलदस्ता ले लिया और मुस्कुराकर बोला, थैंक यू परिणीता। फिर वो सबकी तरफ देखकर बोला, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। इन फूलों के लिए भी शुक्रिया आप सबका। सच में आज का ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। तो ठीक है, आप लोगों ने हमारे लिए इतना सब किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करें आप सब के लिए। तो आप सब के लिए आज का लंच हमारी ओर से। ऑफिस की कैंटीन में आप लोग जो चाहे खाइए, जितना चाहे खाइए, बिल्कुल फ्री। पूरा स्टाफ खुशी से झूमता हुआ केबिन से बाहर निकल गया। परिणीता भी उनके साथ चली गई। उनके जाने के बाद विराट उन फूलों को देखकर उन्हें छूते हुए बोला, तुम तो अपना वादा भूल गई परिणीता, मगर हम नहीं भूले। उसके बाद हमने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। कहते हुए विराट की आंखें आंसुओं से भीग गई। विराट ने अपना कहा पूरा किया। उस दिन के बाद वो फिर दोबारा युवराज से नहीं मिला, लेकिन विराट के ना मिलने से युवराज उदास हो गया था। वो स्कूल में विराट का इंतजार करता रहता, फिर उसके ना आने पर निराश होकर रिक्शा में बैठकर घर आ जाता। परिणीता उसकी उदासी को समझ रही थी, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो युवराज को किसी भी हाल में विराट से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती थी। उसने सोचा कि वो कुछ दिन विराट से दूर रहकर धीरे धीरे अपने आप उसे भूल जाएगा। एक दिन परिणीता के ऑफिस में युवराज के स्कूल से फोन आया कि युवराज स्कूल की सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसे बड़ी गहरी चोट आई है। परिणीता उसी वक्त युवराज के पास जाने के लिए निकलने लगी। परिणीता की घबराई हालत देखकर पूनम भी उसके साथ चली गई। इत्तेफाक से उस दिन विराट ऑफिस में नहीं था। परिणीता और पूनम उस अस्पताल पहुंची जहां युवराज को लाया गया था। युवराज की हालत बेहद गंभीर थी। किसी नुकीली चीज से टकराकर उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर की काफी कोशिश करने के बाद भी सिर से खून निकलना बंद नहीं हुआ था। परिणीता के पूछने पर डॉक्टर साहब ने उसे बताया कि बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। खून बहना बंद नहीं हो रहा। लगता है उसके सिर के अंदर से कोई नस फट गई है। पूरी रिपोर्ट तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगी। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि उसके दिमाग के पास की नस फट गई है। अगर जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया गया तो युवराज की जान जा सकती है, मगर ये ऑपरेशन एक स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। परिणीता घबराकर बोली, तो इंतजार किस बात का है डॉक्टर साहब, जल्दी बुलाइए ना उन्हें। डॉक्टर साहब बोले, मैंने उन्हें बुला लिया है, वो कुछ देर तक पहुंच जाएंगे, मगर उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होगी। आप ऐसा कीजिए, आप उनकी फीस 1 लाख रुपए जमा करवा दीजिए ताकि डॉक्टर साहब के आते ही ऑपरेशन शुरू किया जा सके। परिणीता हैरान होकर बोली, 1 लाख? इतनी बड़ी फीस की रकम सुनकर परिणीता के तो होश ही उड़ गए। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं एक छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह अपने बच्चे को पाल रही हूँ। 1 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? डॉक्टर साहब बोले, देखिए आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ सकता हूँ, मगर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको अपने बच्चे की जिंदगी चाहिए तो फीस के पैसों का इंतजाम तो आपको करना ही होगा, वो भी जल्दी से जल्दी। अगर ऑपरेशन में देर हो गई तो बच्चे की जान को खतरा बढ़ जाएगा। कहकर डॉक्टर तो चला गया, मगर जाते जाते परिणीता पर बिजली गिरा गया। इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाएगी? लेकिन पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा, किसी भी हाल में करना होगा। महज 1 लाख रुपयों के लिए वो अपने बेटे को नहीं खो सकती। वो पूनम को युवराज के पास छोड़कर 1 लाख रुपए का इंतजाम करने चल पड़ी। अस्पताल से निकलकर पहले वो सीधे अपने मकान मालिक के पास मदद मांगने पहुंची तो उन्होंने कहा कि बात अगर कुछ हजार की होती तो वो उसकी मदद कर सकते थे, मगर लाख रुपए की रकम का इंतजाम कर पाना उनके लिए भी मुश्किल था। फिर वो अपने ऑफिस मैनेजर के पास कंपनी से लोन की मांग करने गई तो मैनेजर ने कहा कि वो लोन की एप्लीकेशन ऑफिस में दे दे, 4 दिन तक शायद उसे लोन मिल जाए। मगर परिणीता को पैसे उसी वक्त चाहिए थे, तो हर तरफ से हार कर उसने मैनेजर के आगे अपनी झोली फैला दी और कहा कि वो जो चाहता है वो उसकी हर मांग पूरी करने को तैयार है, मगर पहले वो उसे 1 लाख रुपए दे दे ताकि उसके बेटे का वक्त पर ऑपरेशन हो सके। परिणीता की बात सुनकर मैनेजर की आंखें खुशी के मारे फैल गई। आज परिणीता उसे अपने शिकंजे में फंसी नजर आ रही थी। आज वो परिणीता को अपने इशारों पर नचा सकता है, उसे जो चाहे करवा सकता है। मैनेजर ने परिणीता से कहा कि वो पहले अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, पहले वो अपनी इच्छा पूरी करेगा, फिर उसे पैसे देगा। परिणीता गिड़गिड़ा कर बोली, मैंने कहा ना सर, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है,
आप जो कहेंगी मैं करूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे पैसे चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैनेजर उसको गंदी नजरों से देखकर बोला, देखो परिणीता, मैं तुम्हें पैसे देने से इनकार नहीं कर रहा, मगर पहले तुम मेरा काम कर दो, फिर अपने पैसे ले जाओ। अगर मैं तुम्हें पहले पैसे दे दूंगा तो तुम्हारा क्या भरोसा, बाद में तुम मुकर जाओ तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। परिणीता विनती करते हुए बोली, मैं कभी झूठ नहीं बोलती सर, मेरा यकीन कीजिए, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। आप भी बाल बच्चों वाले हैं सर, प्लीज सर, मुझे पहले पैसे दे दीजिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं पहले आपकी फरमाइश पूरी कर सकूं। मैनेजर शातिर मुस्कान के साथ बोला, देखो, पहले तुम्हें मेरी बात ही माननी होगी, वरना मरने दो अपने बेटे को। वैसे भी उसके जीने से कौन सा दुनिया का भला होने वाला है। मैनेजर की बात सुनकर परिणीता गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने आओ देखा न ताओ एक झन्नाटेदार तमाचा मैनेजर की गाल पर जड़ दिया। मैनेजर ने बौखलाकर अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया और आंखें फाड़े परिणीता को घूरने लगा। गुस्से से पुकारती हुई परिणीता बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा कहने की? अरे, अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों बेचने तक को तैयार हो गई, और तुम कहते हो कि मर जाने दो। ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान क्यों नहीं कट गई? तुझ जैसा नीच और घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आज मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल ना होता तो मैं तुझे बताती कि किसी बेबस और मजबूर औरत की मजबूरी का फायदा उठाने का अंजाम क्या होता है। इतना कहकर परिणीता केबिन से बाहर निकल गई। इत्तेफाक से दरवाजे के बाहर खड़े चपरासी ने अंदर का सारा नजारा देख लिया तो मैनेजर ने उसे कुछ रुपये देकर कहा, तुमने यहाँ जो कुछ भी देखा है, कल ऑफिस में उसकी कहानी बिल्कुल उलट होनी चाहिए। परिणीता का नाम कल मेरे साथ कुछ इस तरह से जोड़ दो कि वो इस पूरे ऑफिस में बदनाम हो जाए। तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें इसके और भी पैसे दूंगा। चपरासी बोला, हो जाएगा सर, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। बस आप मेरा ख्याल रखिए, फिर देखिए मेरा कमाल। कल इस ऑफिस में सबकी जुबान पर आप दोनों की प्रेम कहानी होगी। चपरासी ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा और पैसे लेकर चला गया। उसके जाने के बाद मैनेजर अपने गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ कि आज के बाद इस ऑफिस में तुम कैसे सर उठाकर चलती हो। हर तरफ से परिणीता की कोशिशें नाकाम हो गई थी, हर तरफ निराशा ही निराशा, कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था और खतरा युवराज की तरफ बढ़ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। इतने बड़ी दुनिया में उसकी मदद करने वाला कोई है भी तो नहीं जिससे वो हक से मदद मांग सके। हर तरफ से हार कर वो निराश होकर चली जा रही थी कि तभी अचानक उसे विराट का ख्याल आया। विराट का ख्याल आते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वैसे तो विराट से किसी भी तरह की मदद मांगना उसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं था, मगर मामला युवराज की जिंदगी का था। विराट के लिए उसकी नफरत, उसका गुस्सा युवराज की जिंदगी के आगे सब खोखला था। अपने युवराज के लिए वो विराट के आगे हाथ फैलाने को भी तैयार थी। विराट का ख्याल आते ही वो एक टैक्सी में बैठकर विराट के गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ी, मगर वहां से उसे पता चला कि विराट कुछ देर पहले ही कहीं चला गया। नौकर से कहकर परिणीता ने वहां के लैंडलाइन फोन से ही विराट के मोबाइल पर फोन लगाया ताकि फोन पर उसे सब बता सके, मगर विराट ने फोन भी नहीं उठाया। आगे क्या होगा? अब परिणीता क्या करेगी? क्या परिणीता युवराज को बचा पाएगी? क्या मैनेजर अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाएगा? विराट को जब मैनेजर के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।